सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज हम बातचीत करते हैं स्वास्थ्य के क्रम में कि हम स्वस्थ कैसे रहें। कल इसकी बात हम लोगों ने थोड़ी की थी। आज शरीर में कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए तो उसको किस नज़र से देखें, उसके क्या उपाय करें। जो सामान्य बीमारी होती है उनको किस नज़र से देखें, उनके क्या उपाय करें, आज वो चर्चा करें। और कल जो भी रोग हम मानते हैं, जिसको जो दिक्कत है, बीमारियों के बारे में जो भी आपके सवाल होंगे उनको देखेंगे जितनी हमारी जानकारी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम यदि कोई विपरीत परिस्थिति हो जाए, शरीर में कोई रोग हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उसको कैसे देखें और उसको किस तरह का उसका उपाय करें। शरीर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान देने की है कि शरीर में, हमारे मनुष्य के शरीर में गुण है या कैरेक्टर है या महत्वपूर्ण वो है इसके उसमें कि यदि उसमें कोई अव्यवस्था हो जाए, कोई बाधा हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई चोट लग जा, कोई कट जा, शरीर टूट जा, इसको शरीर खुद ठीक करने का प्रयास करता है। इसको कहा स्थिति स्थापक। उसकी जो सहज अवस्था है शरीर की, उसको बनाए रखना चाहता है। उसका इनबिल्ट कैरेक्टर है, मतलब उसका चरित्र ही ऐसा है। इसको क्या समझे, यदि कहीं कोई शरीर में व्यवस्था हो जाए तो उसको ठीक करने की, कि हड्डी टूट भी जाए, कट जाए, घाव हो जाए, थोड़ा फुंसी हो जाए या और कोई बीमारी, इनको शरीर खुद ही ठीक करने की व्यवस्था शरीर में है। सेल्फ हीलिंग को, उसको हीलिंग से थोड़ा और ज्यादा है, पर ठीक है, हीलिंग मान लेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हमारा हाथ कहीं कट गया, कोई चीज घाव हो गया, तो हम अक्सर मानते हैं डॉक्टर ने घाव को ठीक कर दिया, सामान्य लोग ही मानते हैं, जबकि घाव अपने आप ठीक होता है। डॉक्टर उसमें इतना काम करता है कि बाहरी, जब तक हमारी चमड़ी बंद है तो कोई बाहरी जर्म उसके अंदर नहीं आता, यह हानिकारक प्रभाव नहीं डालता। ठीक जैसी चमड़ी कहीं से कट जाए तो जो हवा में रहने वाले, जो वातावरण में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं, उस तरह के बैक्टीरिया भी उसमें अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो पच पड़ जाती है, दिक्कत हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं परंपरा में भी, यदि कहीं कट गया तो बिल्कुल जो जंगली आदिवासी लोग थे वो तो अपना सेल्फ यूरिन, स्वयं का जो मूत्र है उसको लिया और उसको लगाने के लिए कपड़े से थोड़ी देर के गीला करके सेल्फ यूरिन में, स्वयं मूत्र में करके ऊपर से थोड़ा बांध लिया। और यहाँ लोग जो जानकार लोग हैं, कहीं घाव हो गया गहरा, तुरंत मिट्टी को लिया, क्या नाम, देसी किसान तो मर कट जाता तो मिट्टी भर देते उसको, कुछ यहाँ भी यूरिन पेशाब कर देते घाव पे, और कुछ लोग उसमें गीला कपड़ा, ठंडा कपड़ा लिया, पानी में भिगोया, उसको रख दे तो उससे घाव बंद हो जाता। जिनसे घाव बढ़ने की संभावना रहती थी, तो जो जानकार लोग तो इसका ठीक उपाय कर सकते थे, आज भी करते हैं लोग। लग जाता है, जब जंगल में काम करते हैं कुछ लग जाता है तो वो अपने आप ही यूरिन लगा लेंगे, सलाइना घाव होती है वो लगा। हाँ, कई तरह के उपाय कर लेते हैं तो आसानी से ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर जो पट्टी करते हैं, उस पट्टी का क्या मतलब है भाई? पट्टी का इतना ही असर है कि वो ऐसा चिकनी परत बन जाती है जिसके अंदर से बाहरी जर्म उसके अंदर नहीं जाता। इतना योगदान डॉक्टर का। आप इतना कर सकते हैं किसी तरीके से। एम्स में अभी 10 साल पहले शहद को लेकर प्रयोग हुआ कि शहद घाव भरने बहुत कारगर है, और ऐसी विज्ञप्ति एम्स की तरफ से आई, बहुत ही मतलब ये जो पट्टी करते हैं इससे बहुत मुफीद है, वो सर प्रभावशाली है। लेकिन वो खबर दब गई। जो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसके दबाव में वो रिसर्च ही रुक गई, और ही कोई कर रहा होगा तो मालूम नहीं मुझे, पर वो रुक गया। शहद जो गुणकारी है। तो इसी तरह से हमारी हड्डी टूट जाती है। पुराने जमाने में हड्डी टूटती थी, गाँव में हाथ टूट गया, कुछ हो गया, तो जो जानकार लोग थे उन नारी को उसकी हड्डी को बैठा दिया और हाथ में यहाँ टूट गई, कहीं टूट गई, ऊपर से वो किसी कपड़ा लिया, अभी का खोया लिया, कुछ चिकना या हल्दी जो भी उपाय वो करा, और ऊपर से उसके ऊपर
एक पट्टी बांध दिए थे और हाथ टूटता था तो गले में एक वो डाल के रस्सी धागा या कपड़े का कोई वो या नाड़ा वगैरह कोई, फिर हाथ पे ऐसा करते थे, नीचे गिर देते उसमें फिर नीचे खून उतर जाता है तो दिक्कत होती है, हाथ ऊपर रखेंगे तो मदद मिलती। तो हड्डी शरीर खुद जोड़ता था। डॉक्टर तो जैसा वो पुराने जमाने में डॉक्टर करता था, आजकल उसके जगह एक्सरे आ गए, एक्सरे के जरिए उसको फिर देख लिया, जांच कर लिया, हड्डी बैठा दी, फिर एक्सरे कर लिया, फिर पट्टी बांध दी, प्लास्टर कर दिया, और इसलिए एडवांस चीजें आ गई। पर मूल घटना यह है कि जो हड्डी जोड़ने का काम वो शरीर खुद कर रहा है, ये बात पकड़ आनी चाहिए। डॉक्टर तो इतनी सपोर्ट कर रहा है उसको कि वो जहां थी वहां बैठ जाए। और कई देसी लोग ऐसे जानकार थे, इतने गहरे जानकार थे कि एम्स के कई हाथ गलत पूरे ठीक से नहीं जुड़ पाए, लापरवाही हुई या डॉक्टर का ध्यान नहीं था क्या हुआ, उनको दोबारा तोड़ के उसे ठीक कर दिया। एक बुलंदशहर से आते थे मियां जी, हमारे गांव में भी पाए। हमारे बुलंदशहर से बूढ़े मुस्लिम वो आते थे बुजुर्ग, वो बात करते रहते, कहानी सुनाते रहते, रीढ़ की हड्डी को कहीं भी जान देश लोग धोतिस को बैठा देते, बैक पेन की इलाज करते थे। हाँ, बहुत पकड़ के नस डाली थी। तो खैर मैं मूल बात इतनी कह रहा हूँ कि शरीर अपने को ठीक रखे, ये व्यवस्था शरीर में। तो दो उदाहरण तो मैंने दिए, हड्डी टूटने की, घाव को बढ़ने की। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि शरीर में जुकाम, बुखार, खांसी ऐसी कोई चीजें हो जाए या शरीर में गंदगी आ जाए बाहर, उसको भी शरीर खुद ठीक करने का प्रयास करता है, इसको समझते हैं। थोड़ा इसको हम लोग को प्यास लगती है, पानी पीते हैं, भूख लगी भोजन करते हैं। कई लोगों को प्यास नहीं लगती या ठीक से लगती और वो कहते डॉक्टर कहता है दिन में 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए या 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए, कहीं छोटी है। तो हमारा कहते हैं प्यास है तो पानी पियो, यदि प्यास नहीं पानी मत पियो। यहाँ बोलते हैं क्लास में, तो वो बोलते हैं डॉक्टर कैसा क्या करते हैं, तो उनको पहले प्यास लगाओ तब पानी पियो, बिना प्यास के पानी पिएंगे शरीर पे इसका अच्छा असर नहीं आएगा। ठीक, तो हम क्या निवेदन कर रहे हैं कि हमें प्यास लगी और पानी पीते हैं, पानी का पाचन होगा, पानी का डाइजेस्ट होगा पानी। भूख लगी भोजन किया तो भोजन पचेगा, ठीक, भोजन पचा, भूख लगी तो भोजन पचा, पचने के साथ एक क्रिया और है, वो है पोषण की। ऐसा लगता है दोनों जुड़ी हुई है, पाचन और पोषण। हम खाना खा रहे हैं, जैसे जैसे पचता जा रहा हो वो शरीर को ऊर्जा दे रहा है, भूख शांत कर रहा है, जो बेचैनी सी लगी, कमजोरी सी लगी, इसको दूर करता है। नई कोशिकाएं बढ़ती हैं, पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत होती है, जो गंदगी बाहर निकलती है शरीर से। तो शरीर की सुंदर व्यवस्था है। तो पाचन के साथ पोषण की क्रिया, मतलब भोजन किया और वो जैसे जैसे पचता जाता है शरीर का हिस्सा बढ़ता जाता है, उससे ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है और कई शरीर की मरम्मत होती है, सुस्ती दूर होती है, जो वीकनेस लगेगी वो ठीक होगी, भूख की क्रेविंग से जो कम करेगी वो शांत होगी। तो भोजन के साथ पाचन और पोषण दो महत्वपूर्ण क्रिया, पाचन और पोषण। अभी मूड बढ़िया है, यदि ऐसा की खबर आ गई एक्सीडेंट हो गया, आप खाने की तरफ जा रहे थे, किसी का भी होगा, बाहर एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत भूख बाहर जाते हैं, अभी पता लगा अपने का किसी का हो गया, भूख ही गायब, फिर तो नेगेटिव हो जा। तो भूख भी कब काम करती है हमारी, मतलब ये मूड हमारा ठीक रहता है, घटना सामान्य पॉजिटिव है, थोड़े घर में खड़े हो जाए, बहस हो जाए, खाने का मन ही नहीं करता, भूख गायब हो जा, गायब करना ना। अब दूसरे तरह के केमिकल आ गए शरीर में, वो दब गए। तो घर का वातावरण भी ठीक चाहिए, उस समय माहौल भी ठीक चाहिए, आपस का वैसा वैसी। किंतु कई लोग घर में छोटी छोटी चीज पर खाने में गुस्सा उतार रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा मतलब वो नमक कम हो गया, ज्यादा हो गया, मिर्च कम हो गई, थोड़ा जो हो गया उसको देख लो, कुछ और जुगाड़ कर लो, और कहना है तो खाने के बाद कह लो, या कहना है तो थोड़ा प्यार से कह लो, उसमें भी गुस्सा करके और आवेशित हो जा। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देना, जो भोजन करें शांत मन से चबा चबा के भोजन किया। एक तो नियम ये है, इसकी थोड़ी बात की थी। आज मैं दूसरी बात कर रहा हूँ
कि पाचन और पोषण एक क्रिया, पूरी मानव सभ्यता ने उसमें बहुत ध्यान दिया, बहुत काम किया। पूरी दुनिया में जहां जहां भी मानव सभ्यता है, भोजन के निर्माण पे, भोजन का पचय और भोजन का मतलब पोषण हो शरीर का, ये तो खूब काम किया। कितनी रेसिपी होंगी, कितनी डिशेज होंगी, कितनी होंगी रेसिपी को क्या कहेंगे हिंदी में? रेसिपी व्यंजन व्यंजन कितने व्यंजन होंगे, कितने व्यंजन होंगे आज? पहले गांव में मतलब 50-100-200 होते होंगे इलाके में, दुनिया जुड़ने लगी, दाएं बाएं जाने लगे, वहां के हमें मिलने लगे, हमारे वहां जाने लगे। तो पहले भारत में देखो, दक्षिण भारत की चीज यहाँ आने लगी, यहाँ का पराठा दक्षिण भारत में चला गया, वहाँ का उत्पम है, उपमा है और गुजरात का ढोकला, जहाँ जहाँ की जो प्रसिद्ध चीजें हैं वो दूसरे राज्यों में फैलती जा रही है। तो खाने में खूब विविधता है, खूब वैरायटी बढ़ती जा रही नहीं। तो खाने में खूब काम किया, बहुत किस्में बढ़ी, बहुत रेसिपी बढ़ी, लेकिन हम लोगों ने एक क्रिया, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से तमाम बीमारी हो गई है। उसका नाम है निष्कासन, उसका नाम है डिटॉक्सिफिकेशन, उसका नाम है मल का बाहर निकलना, कचरे का बाहर निकलना, गंदगी, शरीर की सफाई होना, एक प्राकृतिक क्रिया हो। हम मनुष्य में एक प्राकृतिक क्रिया क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन कहें, मल का निष्कासन कहें, शरीर की सफाई कहें। एक क्रिया को सामान्य भाषा में कहें तो निष्कासन की। तो पाचन पोषण की एक क्रिया, उसके साथ साथ एक निष्कासन की क्रिया है। जब कोई चीज का रूपांतरण होता है, जैसा हमें खाना है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, फल है, जो भी आप ले रहे, मठा है, छाछ, दही, जो भी मिठाई, हलवा, जो भी खीर पूरी खा रहे, सब जो मैंने खाया वो पचता है। तो पाचन का मतलब उसमें शरीर ने काम की चीज निकाल दी, कुछ चीज जो शरीर के काम की नहीं, उसको बाहर निकालता रहता है, इसका नाम है निष्कासन। बात पकड़ मारी? तुमने खाना खाया तो खाने का रस बना है, कुछ लीवर में रस थे, कुछ लार थी, इनके साथ हमने भोजन पचा और रस बनता है। उस रस में कोई हानिकारक चीज है, कोई जहरीली चीज है, कोई नशीली चीज है, तो लीवर के अंदर जो रस है वो मिल करके लीवर उसको डिटॉक्स कर देता है। यही कहते हैं, जब यदि कोई व्यक्ति जवान है, मजबूत आदमी है और उसने एक और शराब पी ली, एक और शराब में कितने ml होते हैं भाई? 30 ml। तो एक और शराब पी, इसका नशा नहीं होता, जवान आदमी है तो इतना लीवर उसको डिटॉक्स कर दे। किसी की तो 1.5 कप नहीं होता होगा, पर सामान्य रूप में एक और शराब का जवान व्यक्ति, लीवर ठीक है तो उसे पता ज्यादा नशा नहीं होता। ज्यादा पी लेगा फिर लीवर की क्षमता है भाई, फिर उतना नहीं कर पाता वो। तो खराब चीज है, जहरीली चीज है, उसको भी कोशिश करेगा सीमा तक, पर जहरी को डाल दे आपकी खुराक में तो वो अलग बात है, पर थोड़ी सीमित मात्रा में लीवर उसको दूर करता है। तो एक पहला डिटॉक्स करता है लीवर। फिर जो खाना, उसमें कुछ हमारे तत्व आमाशय में कुछ शरीर में ग्रहण किए, कुछ जो है वो नीचे ग्रहणी में होते, विभिन्न में होते हुए वो छोटी आंत में जा रहा है तो कुछ तत्व वहाँ ग्रहण सही कर रहा है, कुछ थोड़े से तत्व बड़ी आंत में भी ले रहा, और फिर बाद में वो जो हमारी बड़ी आंत है ना, ये दाएं होते हुए ऊपर समानांतर चलती इस तरह से, और नीचे की तरफ है वो डिसेंडिंग कॉलम जिसको कह रहे हो, उसकी तरफ मुड़ जाती है, नीचे आकर के वो मल मलाशय में इकट्ठा होता है। जो भोजन का ठोस कचरा है, जो हमने खाया, काम का शरीर ने ग्रहण कर लिया, किसी का पाचन ठीक नहीं हो रहा, लीवर ठीक नहीं, रस को पाचन रस निकाल पा रहा, या आंतों में कोई रोग है, तो एक अलग घटना है। सामान्य रूप में यदि स्वस्थ है तो फिर वो पाचन, तो ठीक पाचन हो गया, तो जो ठोस भाग है भोजन का, वो जिसको टट्टी के रूप में कहते हैं, वो मलाशय में इकट्ठा होता है, और जब वो थैली भर जाती है, मलाशय भर जाता है, नेचुरल काल मिलती है, उसको हाजत कहो, प्रेशर कहो, तो तब हम टट्टी जाते हैं। तो एक निष्कासन लीवर से हुआ, सफाई, गंदगी, और दूसरी क्या हुई, जो भोजन का ठोस मल था वो गुदा मार्ग से बाहर निकल गया। तो दो रास्ते हैं डाइजेशन के, मतलब पाचन के। तीसरा पाचन है हमारी दो गुर्दे हैं, तो पहले से विरक्त है और जो रस बन रहा है, तो खून की जो सफाई है दोनों गुर्दे मिलकर करते रहते हैं।
और जो ट्यूब के माध्यम से वो मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। जब वो मूत्राशय भर गया, समझ थैली भर गई, तो नेचुरल कॉल मिलती है, हमें सिग्नल मिलता है, प्रेशर फील होता है, आदत लगती है, फिर पेशाब जाए, यूरिन के लिए जाए, वॉशरूम जाए, टॉयलेट जाए, जो भी होते तो पेशाब जाते हैं। तो कितने मार्ग हो गए? 3 मार्ग से शरीर अपनी सफाई कर रहा, डिटॉक्स कर रहा, मल का निष्कासन कर रहा, सफाई कर रहा, कुदरती कर रहा। एक चौथा मार्ग है, वो है क्या है? हमारे फेफड़े जन्म से लेकर मृत्यु तक काम कर रहे हैं। लोग मानते जन्म ही तभी है जब कोई बच्चा सांस ले ले। यदि कोई बच्चा पैदा और सांस ना ले क्या कहेंगे? भाई फला का मरा बच्चा पैदा हुआ। तो सांस लेने का नाम जन्म है, और जब सांस रुक जाए तो मृत्यु। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक क्रिया चल रही, सांस लेना और छोड़ना। तो हमारे फेफड़े सांस लेते हैं, और वो फेफड़े के माध्यम से सारे शरीर में वो फेफड़े सांस जो है वो सारे शरीर में घूमती है, और उसमें जो रास्ते में गंदगी थी जो सांस में मिल जाती है, तो धीरे धीरे वो फेफड़े के रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो श्वास प्रश्वास, इनहेल एक्सहेल, ये क्रिया लगातार चलती है। तो शुद्ध वायु ले रहे, प्राणवायु ले रहे, अच्छी वायु ले रहे, और खराब वायु को बाहर निकालते, दुर्गंध वायु को बाहर निकालते। एक मार्ग ये भी होगा सफाई का, ठीक। 4 मार्ग की बात करें, सफाई 4 माध्यम से शरीर ने अपनी सफाई की। 5वां मार्ग है चमड़ी। पसीने के रूप में चमड़ी से शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। जो त्वचा कमजोर होगी, देते मर जा, डेड स्किन बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे मल के रूप में स्किन से बाहर निकलती रहती है। धीरे धीरे हम रगड़ते हैं, साबुन से काटते हैं, तो उतर जाता है। तो पसीने के रूप से शरीर में गंदगी बाहर निकलती है। जो लोग अपने एक्सरसाइज नहीं करते और एसी में ज्यादा रहते हैं, वो भी ठंडा एसी रखते हैं, 18-20 रखेंगे, ऊपर से रात को कपड़ा उठ देंगे, तो पता लगा वो बाहर का तुम्हारे एसी की गर्मी बाहर का वो सब गली हो जा रही, पड़ोसी हो जा रही, वहां पर यहाँ का तुम्हारा ठंडा हो रहा, बाहर का गर्म हो रहा। तो 30 से मैं तो मुझे मेरे से कोई एसी पूछे, 28-30 तक बहुत है, नॉर्मल है वातावरण। 30 तक में क्या दिक्कत है? उनको गर्मी लगती, और सामान्य मामूली से लेगा तो सो सकता है, ना भी जब तक सो सकता है। तो वो लोग की आदत ऐसी, सोचते ही हम क्या कर रहे हैं। तो जो लोग एसी का ज्यादा प्रयोग करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते, उनकी जो चमड़ी में गंदगी रुक जाती है, सफाई नहीं होती ठीक से, डिटॉक्स नहीं होती। विदेशों में जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, उनकी शरीर निकल जाता है, तो शरीर से पसीने के रूप में शरीर से गंदगी को बाहर निकलता है। सर्दी में भले पसीना ना हो, तब भी थोड़ी बहुत गंदगी पसीने में, दुर्गंध में आप देखेंगे कई दिन बनियान को पहले आपको गंद खुद ही महसूस हो जाएगा, गंद आ रही, जबकि बनियान की जो सिलाई है वहां थोड़ा सुधार आ जाएगा। तो 5 मार्ग है ऐसे प्राकृतिक ढंग से जिनसे शरीर अपना कचरा गंदगी को बाहर निकालता है। ठीक लगे? तो 2 क्रिया है शरीर में, पाचन पोषण की और निष्कासन की। तो पाचन पे हमने खूब ध्यान दिया, भूख ना लगे, भूख लगाने के बहुत उपाय ढूंढे, और पचाने के उपाय ढूंढे, पर पेट ठीक से, पेट को भी लोगों ने सफाई करते रहे, जुलाब लेके, जुलाब लेकर तो कमजोर कर ले, तो सफाई करने को प्राकृतिक रास्ते ढूंढने चाहिए, उसकी बात समय में लगा करें। तो एक तो मेरा ही निवेदन। अब मैं आगे बात बढ़ाता हूं। यदि शरीर में जैसा मान लीजिएगा हमने शाम को हमें लग रहा है जुकाम काम सा हो रहा है, भूख नहीं है, फिर भी मन कर गया मिठाई देखिए, तो मिठाई का पसंद बहुत शौकीन हो तो खाना शुरू करते हैं, 1-2 ले लूँ, जब 1-2 लगे भूख लग जा थोड़ी सी, जैसे 5 रस थोड़ा खाओगे, 5 रस लगे भूख बढ़ गई, तो फिर अपना जम के खा ले, जम के खा लेगा। जुकाम काम पहले से था, अगले दिन गले में खराशी होगी, पानी सा गिरेगा, छींके आ जाएंगी, तो ऐसा लगे जुकाम हो गया, ठीक है। तो जब जुकाम होता है हम करते क्या है सामान्य रूप में आजकल, जब जुकाम होता है क्या करते हैं हम लोग? गर्म पानी पिएगा, कोई गर्म पानी पिएगा, कोई स्टीम भाप लेगा, और क्या करेंगे? कोई चना खा लेगा, और क्या करेंगे? कोई काढ़ा पिएगा, कोई दवाई लेगा, आयोडेक्स लगा लेंगे, तो कोई दवाई लेगा। काढ़ा कैसे बनाना उसका ज्ञान हो। यदि जुकाम, हाँ
सर्दी की वजह से है, सर्दी लगी और आप ऐसी दवा लोगे जो सर्दी को ठीक करे तो लाभकारी होगा, ऐसा काढ़ा। पर जुकाम गर्मी की वजह से हुआ, प्रकृति थी, गर्मी थी शरीर में, उससे जुकाम हुआ है। हाँ, गर्मी से जुकाम बहुत है, तुम्हारे जुकाम गर्मी के थे। मैं भी तो नहीं हूँ, मैं जुकाम सर्दी का कम हूँ, गर्मी का ही हूँ। तो जब गर्मी का जुकाम हो और आप ये काढ़े लोगे जो सर्दी वाले, वो अब जुकाम को और बढ़ा देंगे, वो खराब कर देंगे। अभी तो प्रकृति का पता है, जानकारी करो तो पता लग जाए, तो कठिन बात नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, पहले इस बात को बना ले ताकि पकड़ माने। तो जुकाम बहुत सारे काढ़े बनावे ऐसे। अब वो खांसी जुकाम से दर्दनाक पह रही थी, अब वो सुखा दिया, सूखी खांसी होगी, कुछ और कठिन होकर निकलना। जब भी आपको जुकाम होगा ध्यान देना, या जुकाम के साथ हल्का फुल्का बुखार हो जाए, दोनों हो जाए, या अकेला जुकाम हो जाए बुखार हो जाए, जब भी ये घटना घटेंगी आपको तो एक दो घटना घटेंगी। एक तो भूख नहीं लगती, अरे तो खाने का मन नहीं करता, और एक शरीर टूटा सा थका सा लगता है। तो इलाज क्या इसका? आराम करो और मत खाओ। यदि आप आराम करोगे और मत खाओगे तो आपका जुकाम एक दिन में ठीक हो जाएगा, आधे दिन में ठीक हो जाएगा। और यहाँ किसी ने 10 दिन का गैप कर लिया और उसे बात पकड़ में आ गई हो, आज सुबह जुकाम से लगा, ठीक सी आ रही, उठा गुंजर कर लिया, पानी पी के निकाल दिया, तो जो कफ वगैरह बन रहा था, थोड़ा एसिडिटी था, वो बाहर निकल गया। और जब तक भूख न लगे 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में बुखार ठीक हो गया। पर हम करते क्या है, अक्सर बहुत लोग डर के तुरंत डॉक्टर के जाने थे, और डॉक्टर कहता है कुछ खा के दवा लेना। और कई तो डॉक्टर के भी जाते हो, आजकल मेडिकल पर चले जाओ, वो अपनी इतनी दवा के जानकारी नाम हो गए, वो अपने आप ही दवा लिया हुआ स्टोर से, दुकान से ले ले। और कोई दवा तो मेडिकल स्टोर वाले दुकानदार भी रखे हैं 5-10 तरह की दवा, तो सामान्य परचून के दुकानदार भी। यहाँ पर रोक टोक तो है नहीं, होगी भी तो कोई सुनता नहीं। सभी जो उनके सरकारी नियम और ढीले ढाले लोग हैं, इसे तो उसको देते हैं, टोकते नहीं। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, डॉक्टर कहता है खा के दवा लेना, भूख आपको है नहीं, तो पहला नियम तोड़ोगे, बिना भूख के खाना खाओगे, और फिर दवा खा के चले मैं ठीक हो गया, रेस्ट नहीं करते, काम में लग जा। तो जो दुकान एक दिन में 2 दिन में ठीक होने वाला था, वो 3-4 दिन में ठीक होगा, हफ्ता बाद मिलेगा, हफ्ता बाद मिलेगा। तो आपने 2-3 बार ऐसा, किसी को इसको जुकाम तो होता नहीं, 4-5 साल में एक बार हो गया, किसी को 2-3 साल में हो जा एक बार, इसको होता भी नहीं, ऐसे भी लोग हैं 20-30 साल में मुझे पता है कि जुकाम हुआ, ऐसे लोग मुझे मिले। और किसके साल में 2 बार हो जा, जब मौसम बदलता है, जब हम सर्दी से गर्मी में जाते हैं तब लोगों को थोड़ा जुकाम खांसी इस तरह की चीज बुखार हल्का फुल्का आते हैं, या हम गर्मी से सर्दी में जाते हैं। ये जो दोनों नवरात्रे हैं, उत्तरी भारत में जो दोनों नवरात्रे का समय है, इससे 5-7-10 दिन पहले, और नवरात्रे का समय 5-7-10 दिन बाद, ये लगभग 25-30 दिन, 35 दिन, 40 दिन अलग अलग हिसाब से देख सकते हैं व्यक्तिगत। इसके दौरान शरीर में जुकाम होते हैं, या हल्के फुल्के बुखार आ जाए। क्या होता है, जब वो ऋतु परिवर्तन आता है, शरीर के अंदर जो गंदगी उसको बाहर निकालता है। जैसा सर्दी में आप भोजन करते हैं, सर्दी में पित्त बढ़ जा, भूख बढ़ जा, और जब भूख बढ़ेगी बढ़िया खाना खाओगे तो कफ का संचय होगा, जैसे मौसम बदलेगा कफ बाहर निकलेगा। एक प्रकृति बढ़ती है, उसके हिसाब से अपना आहार तय करते हैं, और एक का संचय होता है। ठीक, तो अब मैं निवेदन यहाँ कर रहा था कि जब जुकाम खांसी हुआ तो शरीर तो बाहर निकालना चाह रहा, आपका ज्ञान क्या कह रहा, आपको लग रहा गलत हो रहा, बदतंग हो रहा, उसे दबा रहा है अंदर। जो डॉक्टरी इलाज है, एलोपैथिक का इलाज है, उसे क्या करता है, दबा देगा। और अगर कोई ठीक फील करे, अब वो तो कभी धमकी रुकी, जो सही निकालना चाहता है रोक दी, ज्ञान इतना ही लगा आपने, सही निकालना चाहता, उसके इंटेलिजेंस से, उसकी जो शरीर की वो था ज्ञान, शरीर की जो व्यवस्था थी, उसको हमने समझा नहीं, उसको रोक दिया, और हमने क्या कर दिया, जुकाम आपका। अब क्या होगा, जैसे ही मौका मिला, जैसे थोड़ा वातावरण बदला, कोई धारणा मिला, ठंडी से हवा लगी, खाने में चूक होगी, तो फिर आपको जुकाम जल्दी हो जाएगा।
जो मौसम परिवर्तन में होता था इस मौसम परिवर्तन से पहले हो जाएगा। जो गंदगी अंदर रुकी उसे बाहर निकाल देगा। जब वो बाहर निकालने की कोशिश की तो फिर आपने वही किया। जब जुकाम हुआ या बुखार हुआ या जुकाम बुखार दोनों हुए, डॉक्टर गए, बिना भूखे खाना खाया, दवाई खाई, आराम नहीं किया, वो और रुक गया। अब वो जो पहले 2-3 दिन रहता था वो 3-4 दिन रहने लगेगा। फिर ऐसे ही हुआ, जब मौका मिला, बहाना कोई मिला सही, फिर जुकाम हुआ और फिर आपने दवा खा ली और आराम नहीं किया। अब वो जो 2-3 दिन रहेगा 5-6 दिन रहने लगेगा। धीरे धीरे 2-3-4-5 सालों में वो जुकाम नजला बढ़ जाएगा। सामान्य 2-3 दिन का जुकाम और 2-3 दिन के बाद वो हो जाए नजला। नजले क्या क्या कहते हैं, परसूत पड़ गया है, मेडिकल भाषा में उसको क्या कहेंगे, इन्फ्लुएंजा में कुछ वो एक तरह से जो लंबा चलता है, साइनोसाइटिस, तो उसे डॉक्टरी का नाम साइनोसाइटिस कहते हैं। अब साइनोसाइटिस का आपने इसे इलाज किया है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। जो श्वास नलिकाएं हैं उसमें गंदगी रुकने लगेगी, कचरा रुकने लगेगा, चलने में, सीढ़ियों को चढ़ने पर सांस फूलने लगेगा। मौसम बदलता है, कई दिन तक चलता है, तो 10-12-15 दिन तक चलता है आपको जुकाम, उसका नाम है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जब हुआ तो फिर आपने वही इलाज किया। जब ब्रोंकाइटिस हुआ, डॉक्टर गए, बिना भूखे खाना खाया, दवाई खाई, आराम नहीं किया, 10-15 दिन दवाई खाई और 1-2 दिन से नहीं काम चलता, अब 15 दिन 20 दिन महीना दवा खानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे वो दमा बढ़ गया, अस्थमा हो गया। तो हम दमे की अस्थमा की खेती कर रहे हैं, कुदरती नहीं है, गलत रहन सहन, गलत दवाइयों से आपका दमा हो रहा है। ये बात समझने की। या बुखार आ रहा, तो बुखार तो आरोग्य प्रदान करता है, सही बुखार हो, सही हम उसका स्वागत करें। सामान्य जो बुखार है सामान्य, वो शरीर के अंदर की बीमारी को भस्म करने आते हैं। जो मेडिकल साइंस के फाउंडर माने जाते हैं, यूनानी के फाउंडर हैं वो, पर मेडिकल साइंस की जड़ रूट्स वहीं से मानते हैं यूरोप में, वो हिप्पोक्रेट्स, वो बोलते थे कि तुम मुझे फीवर दो, तुम मुझे फीवर दो, मैं तुम्हें आरोग्य दूंगा। अर्थात बुखार का स्वागत करा जाए, और बुखार का स्वागत करोगे, बुखार का ठीक से अटेंड करोगे, बुखार का ठीक से उपाय करोगे, तो उससे शरीर की बीमारी भस्म होगी। आपने कभी देखा हो, आपको यहाँ कहीं पस पड़ जाए, कोई चोट लग जाए, खुरसी हो जाए, पस पड़ गया, क्या होगा, यहाँ दो नोट्स जो है ना वो फूल जाएंगे, 2 ग्रंथियां हैं, तो सब क्या नाम है उनके, लिम्फ नोड्स बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। और यहाँ कुछ हो जाए, काम उसे कहते हैं कुड़ुम्बा हो गया, और क्या कहते हैं देश की भाषा में क्या बोलते हैं, बद निकल गई, कुड़ुम्बा हो गया, ऐसे कुछ बोलते हैं। और यहाँ कुछ निकल जाए, पस पड़ जाए इससे ऊपर, खुले से ऊपर, तो यहाँ कुछ निकलेगा, बगल में कुछ निकलेगा, या आपको जुकाम ज्यादा हो रहा है तो गले में थोड़ा टॉन्सिल बढ़ जाएगा, यहाँ की सूजन आ जाए में, क्यों ऊपर ना जाए, अंदर मस्तिष्क तक ना जाए, इसका असर वहां तक ना जाए, ये शरीर की कोशिश रहती है। हानिकारक जो वो है जब वो ऊपर जाएंगे तो ब्रेन तक ना जाए। तो ब्रेन महत्वपूर्ण है, हमारा दिमाग महत्वपूर्ण है, ये कोशिश पूरे शरीर की व्यवस्था है, डिजाइन है शरीर का, हम उसका ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं। तो यदि एक काम ही आप कर लें, यदि आपको सामान्य जुकाम बुखार है तो बिना भूखे ना खाएं और विश्राम करें, अपने आप ठीक हो जाएगा। ज्यादा करें, फिक्र लग रहा तो पानी को उबाल लो, आधा कर लो, 2 लीटर पानी का 1 लीटर उबालते रह जाए, जब प्यास लगे वो पानी पिए। और बहुत भूख लगती है तो गर्म पानी में नींबू पानी डाल के वो ले सकते हैं, जो थोड़ा शहद ले सकते हैं, कम से कम लेंगे तो अपने आप 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाए। जैसी भूख लगे आप अपना आहार शुरू कर लो, हल्का फुल्का लो 2 दिन, है जी, ऐसा जनरल नहीं, इसको कमजोरी लगती, भूख शांत कर रहा, रोटी खाने को काले शहद ले लो। भाई मैं मोटी बात बोला है, इलाज नहीं होता महाराज सिंह तो नोट्स दे दूं मैं, मेरा 1 घंटा ही तो है। मैं मोटी में कह रहा हूँ, ना खाओ तो अच्छा है, हिम्मत करो तो, जैसे भी खाओगे देर लगेगी, कमजोरी नहीं आती, कमजोरी आएगी जब बिना भूखे खाओगे, शरीर की रुकी, गंदगी रुक जाएगी, सफाई रुक जाएगी। नहीं बता, अब एक तो सामान्य बुखार,
बुखार आजकल डरावने आ गए, दुर्घटना हो जाए, कई बार रिस्क ना ले, जांच करा लो। सबसे सस्ता इलाज है बुखार की जांच, कहीं भी हो जाए। तो जांच में पता लगा कि भाई सामान्य बुखार है या वायरल है। वायरल का कहीं इलाज नहीं है पूरी दुनिया में नहीं। मैंने कोरोना में सभी लिटरेचर पढ़ना पड़ा, ये कोरोना कैसे निकला था, जो लोग मित्र जो डॉक्टर लोग थे पढ़ने वाला, उनसे डिटेल जानकारी ली और क्या है सारा सब। तो जो मेरे मेडिकल साइंस के मित्र लोग थे, कई बड़े दिग्गज लोग थे जो बहुत टॉपर रहे, बहुत मेडलिस्ट थे, उनसे मैंने बातचीत की। तो कह रहे कि मेडिकल साइंस में अमेरिकन जर्नल में लिखा है, तो वेल नोन है ये कि जो वायरल फीवर है उसका कोई निश्चित ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। तो फिर करते क्या इलाज के नाम पर कि हम जो जैसे सिम्टम्स हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे सिम्टम्स हैं, जैसे लक्षण हैं, वैसा उपाय करते हैं। मतलब सर दर्द तो सर दर्द की टेबलेट दे दी, फीवर है ज्यादा तो बुखार उतारने की दवा दे दी, जुकाम उकाम नाक बहरी तो नाक बहने की दवा दे दी। अर्थात जो लक्षण है उसकी दवा दे दो। मेडिकल साइंस में ये इलाज होता है वायरल फीवर का। और वायरल फीवर जाएगा उतने दिन में ही। उसका चक्र पहले 4 दिन का भी था, अब तो 5 दिन का है। 5 दिन, इसको 4-5 दिन लग जाए, फिर किसी का 7 दिन हो गया, 9 दिन हो गया। और ऐसे फीवर कई लोग मिले जिनको 11 दिन तक चलता है। कई लोग घबरा के 10 दिन हो गए, निराश हो गए, फोन आ रहा, मगर एक दिन मेरे कैसे इंतजार कर लो, डरो ना, घबराओ ना, कोई चोटका बता दिया और ठीक हो गया। बोले कि मैंने ठीक कर दिया। मैं ना ठीक कर दो, ठीक होने वाला था अपने आप ही। कई बार हमें शरीर में से मिल जाए भर्ती में, आप समझ रहे हैं, उसके 11 दिन से भी ज्यादा वायरल का लक्षण मिलते हैं। कई तरह के वायरस है, एक तरह का नहीं। ये जो कोरोना है, कोरोना 6 कोरोना तो कई वायरस पहले भी थे, जुकाम में भी मदद वो, जुकाम में भी सहायक थे वो, पर ये 19 जो है खतरनाक निकला। अब कह रहे भाई और भी आगे गई, अब पता नहीं कितने आगे नहीं आगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन चिकनगुनिया है, टाइफाइड है, ये आपका ये है, ये क्या नाम दूसरा, डेंगू। तो डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब वायरल के ही हैं, बहुत खतरनाक वायरस है ये, और इनको बहुत तंग करते हैं, जिंदगी भर कष्ट रहते हैं। लेकिन यहाँ हम इसके उपाय करें तो ठीक हो जाए। डेंगू को भी तो मतलब यदि प्राकृतिक ढंग से संभाले, थोड़ी देशी दवा को, प्राकृतिक क्रियाओं का सहारा ले, आराम से ठीक हो जाए। चिकनगुनिया को संभाला जा सके। हम डर कर घबरा के जो गलत इलाज करें उससे बीमारी ज्यादा खड़ी होगी। तो मेरा यहाँ ये कहना है, जुकाम और बुखार के गलत इलाज में ज्यादातर बीमारी का महल टिका गया। मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात कह रहा हूँ, उसके आधार से ये बात कही जा रही है कि शरीर अपने आप ही शरीर अपनी गंदगी बाहर निकालता है। ध्यान दो एक बात, एक सूत्र समझना, जब गंदगी शरीर में ज्यादा इकट्ठी हो जाए और आपका ध्यान ना हो, आप लापरवाही हो रहे हो, तो शरीर इमरजेंसी की एक खोल के गंदगी को बाहर निकालता है। आपको कब्ज हो जाए, कई दिन से कब्ज चल रही तो दस्त लग जाएगी, आपका एसिड बढ़ जाए, लापरवाही करे और खाना ऐसा खा रहे फिर एसिड बढ़ गया तो उल्टी आ जाएगी, या जुकाम हो जाएगा या बुखार आ जाएगा। ये सारे रास्ते उस गंदगी को बाहर निकालने के, उल्टी लगना, दस्त होना, है ना, या उल्टी दस्त दोनों हो जाए, इसमें थोड़ा सावधानी चाहिए, पानी कम ना हो जाए। तो ज्यादा दिक्कत डरने की जरूरत नहीं, थोड़ा बाहर करो, सैलाइन वाटर डॉक्टर को बुला के लगवा दो, रिस्क डरने की जरूरत नहीं उसमें, तो ठीक है। नहीं यहाँ तो आसानी से हमारे यहाँ जाकर किसी को हो जाता। तो मेरा निवेदन ये है आपसे कि जुकाम और बुखार हमारे यहाँ जब हम नेचुरल इस इलाज में भर्ती आता है तो पहले दिन ये पाठ को बताते हैं, पहले दिन या तो मुझे मौका मिले, शाम को ना मौका मिले, शुरू हो गई बार तो अगले दिन सुबह की क्लास लेता ही हूँ मैं कि किसी को जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, स्किन प्रॉब्लम हो जाए, सर दर्द हो जाए, उल्टी आ जाए, तो खुश हो, प्रसाद बांटो, तुम्हारा कल्याण होगा। जब हेल्थ कैंप शुरू करते हैं ना यहाँ, तो सबसे पहला पाठ यही हम बताते हैं। ये व्याख्या जो थोड़ी एक व्याख्या की, एक दो बीमारी का उदाहरण दे दिया और ये व्याख्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं। हमारा डिजाइन ये है कि हम शरीर की डिटॉक्स करते हैं, धीरे जो दबी बीमारी गंदगी उसको बाहर निकालते हैं, इलाज नहीं करते। जो कचरा है, जो गंदगी है, जो टॉक्सिन है, जो जहरीला चीज अंदर है बॉडी में, उसको निकालते हैं, मल है उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकलता थोड़ी बहुत दिक्कत होती है आदमी को, जब जुकाम होगा थोड़ी बहुत, जब जुकाम अंदर कफ भरा पड़ा तो हमारे इलाज में जो कफ भरा पड़ा वो बाहर निकलेगा,
किसी किसी को देखे स्किन प्रॉब्लम होगी, अरे मन तो ठीक है, तुम्हारा तो कभी स्किन प्रॉब्लम थी नहीं, ये तो यहाँ से होगी, गंदगी कुछ लगी या कोई यहाँ कचरा है, कपड़ा साफ नहीं, इन्फेक्शन हो गया। अरे मैं बाबा घबराओ ना, तुम्हारे अंदर था तो पता नहीं था, कहीं बाहर से नहीं आया। उसकी दवाई क्या है, यहाँ तुम्हारा ठीक बाहर उड़ेगा और तुम लंबा रुकोगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं रुकोगे जल्दी जाओगे तो उससे यहाँ निकल गया, जो बच गया जैसे तुम नॉर्मल खाना शुरू कर दो अंदर चला जाएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ तो हम यहाँ 10 दिन के शेड्यूल में कहते हैं कि यदि किसी को जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए, उल्टी आ जाए, दस्त आ जाए, सर दर्द हो जाए और ये तो खुश हो प्रसाद मांगे, करने की चीज। तो ऐसे हिसाब से निवेदन करना हो कभी तो मेरी मूल बात ये कहना चाह रहा हूँ में कि यदि जुकाम बुखार खांसी हो इसमें गलत इलाज ना करें, मेरी दवाओं से बचें। सबसे बेहतरीन उपाय तो उबला पानी और आराम, सबसे सस्ता, सबसे सरल, बिना हानिकारक। एनिमा भी लेना चाहे तो अभी गुनगुने पानी से एनिमा ले सकते हो, जिसको लगता है कई दिन से पेट साफ नहीं हुआ तो ले सकते हो। जब टेम्परेचर ज्यादा ना 102-3 तक भी एनिमा ले सकते हो। ये बाजार के एलोपैथी में एनिमा नहीं होते, प्रभावशाली अच्छे नहीं माने जाते। हल्का 1-1.5-2 गिलास गुनगुने पानी में से ले लो, उसमें और कुछ भी ना डालो, बहुत करके लोग नींबू का रस डाल दें, कोई मट्ठे डाल दें, कोई जानकार व्यक्ति से पूछ के लेना चाहिए क्या लेना क्या नहीं, अपने आप ना ले, अपने आप तो सादा गुनगुने पानी का ले सकते। जरूरी उसकी शर्त भी वो ले, आप उपवास करो और मत खाओ, इतने में ठीक हो जाए। और यदि वायरल भी है, यदि जांच में आपको भाई वायरल का जांच में नहीं आती है वायरल ये पूरा, क्योंकि यदि आपको टाइफाइड नहीं, आपको मलेरिया नहीं, मलेरिया में लापरवाही ना करें, हानिकारक दुर्घटना हो सकती है मलेरिया में। यदि मलेरिया बिगड़ जाए तो फेल्सिफेरल मलेरिया हो जाए किसी को तो डेथ तक हो सकती है, मृत्यु तक हो जाए। टाइफाइड भी एलोपैथी ठीक नहीं कर पा रही पूरी तरह से, दबा रहता है, पूरा खत्म नहीं होता, मौका पाता है फिर बढ़ जाए। टाइफाइड में प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद ये दोनों बढ़िया निकालते हैं, एलोपैथिक से बेहतर निकालते हैं। बुखार का एलोपैथिक में इलाज ही गलत है, जुकाम बुखार के इलाज उनके गलत है। मैं ये माफी, यहाँ कई लोग हैं, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा, पर मेरा ज्ञान तो इतना ही है, और मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे बता दें। प्रॉब्लम यहाँ आती है, जैसे कोई पेशेंट आया बुखार वाला, उसको हम समझाएंगे कि 3 दिन वेट करिए, वो वेट ही नहीं करना चाहता, नहीं दवाई लिख दो, दवाई नहीं लिखेंगे, उसको दवाई लिखने में 5 मिनट लगेगा, समझाने में जो आप समझा रहे पूरा आधा घंटा लगेगा। उसके बाद जब दवाई नहीं लिखी तो एक्सपर्ट करता कि इसको वापस कर दे, दवाई लिखी। मैं समझ रहा हूँ, लोग का ज्ञान था बस है, नहीं देगा और दूसरे में चले जाएगा, मेडिकल स्टोर से लिया होगा, जी फिर कहीं और चला जाएगा, और फिर उससे भी खतरनाक काम संभाल लीजिए, उससे भी वो स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ ले आएगा। आजकल वो क्लैबुलैनिक एसिड वाली जो होती है ना, मॉक्सिक्लैब-सीवी, इतनी खतरनाक दवाई है वो, मैं कभी अपने मेडिकल स्टोर में, और डॉक्टर उसको धड़ल्ले से लेते हैं, वो उस टाइम तो सही करेगा, 2-3 दिन बाद वो इतना नुकसान पहुंचाता है, तो आपको खांसी हो जाएगी, आपकी जो बॉडी में लाभदायक जीवाणु को सबको मार डालता है। आप करते क्या हो, जब दवा लेते हो जो कचरा गंदगी निकलना चाह रहा था वो दबा दिया आपने अंदर, जो जुकाम बहना चाहता, नाक से निकलना चाहता, दबा दिया अंदर, ये तो दवा कर रही है, वो कचरा वहां तो गंदगी करेगा, वो बीमारी बढ़ाएगा, जब मौका मिलेगा। तो मेरा एक निवेदन करना हो, ध्यान देकर इस बार, जुकाम, सर्दी, जुकाम, बुखार, स्किन प्रॉब्लम, इन छोटी छोटी बीमारी में सीधे दवाई के चक्कर में ना पड़े, ध्यान रखें, खाने पीने का ख्याल रखें तो ठीक है। इनमें दवा लेंगे तो नई बीमारी धीरे धीरे पुरानी बीमारी होती जाए, जटिल हो जाए। कभी इमरजेंसी सर दर्द की दवा लेनी पड़ जाए, बुखार की लेनी पड़ जाए, पर एक मर्यादा में लेनी पड़। देखो 102-3 हम तो यहाँ रहे हैं, 104 टेम्परेचर तक हम इसको दबा देते, मनोबल बढ़ा के थोड़ा पट्टी रखते हैं। मैं बुखार में पैरासिटामोल भी बुखार उतार रहा, आपने ठंडे कपड़े की पट्टी रखी, वो बुखार उतार रही। जुकाम ज्यादा हो गया तो हम गर्म पानी में पैर रखते, 1 गिलास गर्म पानी पिला दिया, ठंडा पानी, और यहाँ तक गर्म पानी में पैर रख दिया और थोड़ा कपड़ा बना दिया, हवा ना लगे, पसीना आ जा, से बुखार उतर जा, 2 डिग्री तो इससे उतर ही जा। बुखार की अच्छी दवा है, बहुत थोड़ी बात। तो एक तो मैंने थोड़ा सा ये निवेदन किया, हम छोटी छोटी बीमारियों में डरे ना, और हम खान पान का ख्याल रखें, बिना भूखे ना खाएं, इससे बड़ी बीमारी से बच। अब इसमें कोई सवाल हो? और जब गर्म पानी में पैर रखते हैं, गर्म पानी पीते
सर पे हम जब गीला कर दिमाग को गर्म ना हो, एक ख्याल रखना, मस्तिष्क में गर्म ना हो। जैसी कहावत है, पैर गरम सिर ठंडा, नहीं पेट नरम पैर गरम सिर ठंडा। ये अच्छी सेहत की पहचान है। किसी की सेहत देख लो कि ये पहचान है, फिर पहले पैर में हाथ लगा के देख लो, ऊपर नीचे तो हाथ देख लो, सिर को हाथ देख लो। यदि उसके पैर गरम ठंडे हैं और सिर ठंडा, पाँव ठंडा मारने की जरूरत नहीं है। आए लोग वह यकीन का मार डंडा सब बोलते हैं, तो डंडा मारने में उसकी जरूरत नहीं है, वो इन्हें ज्यादा आगे इसमें जोड़ जाएगा। तो अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। यदि किसी का लक्षण ये ठीक नहीं है, जिसके पैर ठंडे रहते हो, उन्हें घर में खाने से पहले या खाने के 2 घंटे बाद या सुबह कभी थोड़े गर्म पानी में पैर रखो, तो इससे ठीक रहता है। एक बार ये रख लो, फिर मौका मिले थोड़ी देर सिर पर ठंडा कपड़ा रख लो जो गर्म लगता है। तो सिर ठंडा रखें, पैर गर्म रखें, ऐसा उपाय करो। पेट साफ होना चाहिए, उसके लिए पेट भी ठीक से साफ हो तो हो जाएगा। अच्छे लक्षण है उपाय के। तो आपने पूछा था सवाल ये था, हाँ, तो जब हम यहाँ हॉट फुट बात कराते हैं ज्यादा, तो पैर हम यहाँ लंबा कराते हैं, पसीना देते हैं, अच्छा मालिश की या अच्छा पसीना दे, तो तब लगता है कि अंदर गर्मी ज्यादा ना चली जाए, तो हम कोशिश करते हैं ऊपर सिर को भिगो दें, पहुँच ले पानी ना करके, और ऊपर एक गीला तो छोटा नैपकिन सा ठंडे पानी में भिगोया निचोड़ के सिर पर रख दें। और बीच में तो थोड़ा सा 5 मिनट के बाद थोड़ा सा चूल्हे में पानी डालना, उसको डाल के जगह खबर सी दे, एक जगह ना जाए, सारे शरीर ठंडा हो। तो जब ज्यादा लंबा करना हो, ट्रीटमेंट में करना हो, तो सिर्फ ठंडे पानी की जरूरत है। जब घर में कर रहे हो, ज्यादा गहरा नहीं कर रहे, सर्दी में थकावट के लिए कर रहे हैं, बुखार में करते हैं, वहां भी रख सकते हो, हवा नहीं लगनी चाहिए, पंखा ना चलाएं। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी बात के बाद मौका मिले ठंडे तौलिया से यहाँ तो मिलाते हैं। बुखार में घर में नहाने की जरूरत नहीं, एक बार चाहे तो हल्का सा उतार के कपड़े शरीर को ठंडे कपड़े से पहुंचते नहीं कि बुखार में ना भी पहुंचे चलेगा, तो इतने से बुखार उतर जाता है, बढ़िया इलाज, नींद आ जाएगी, थकावट उतर जाएगी। और बताओ कुछ सवाल? टाइफाइड लंबा चलता है, जीवाणु जनित संक्रामक है। नहीं जी, टाइफाइड बहुत अच्छा बुखार नहीं है, एक बार शरीर में घुस जाए तो बहुत उसके खराब असर है। जब उसके लक्षण लगे किसी रोग वैद्य, नेचुरल वैद्य और या फिर एलोपैथिक उसका ठीक से उपाय लेना चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। आजकल हमारा खान पान रहन सहन है, उससे लीवर पर लोड पड़ रहा है। एक जमाने में कभी फिंगर के ढंग से सोचा गया था, प्राइम बोलते हैं, प्राइम मतलब क्या, सबसे महत्वपूर्ण, प्राइम का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या, महत्वपूर्ण क्या है। तो ऐसा बोलते हैं, मूसा ने कहा था ये जो मस्तिष्क है ये सबसे प्राइम है, महत्वपूर्ण। ईसा जी आए, उन्होंने कहा दिल हार्ट प्राइम है, मतलब हार्ट का भावना के रूप में दिल प्राइम है। मार्क्स भैया आए, उसने कह रहा पेट प्राइम है, फिर भूख से शांत हो। वो तो राजनीति का धार्मिक ढंग से इतिहास आया है। मैं दूसरे ढंग से कहता हूँ, आज की सभ्यता में लीवर और किडनी प्राइम होगी, उनको लोड आ रहा, लीवर और किडनी और ब्लड प्रेशर का जो सिग्नल मिले, जैसे ही आपको शुगर के ब्लड प्रेशर के संकेत मिले, तो ये मानो आपके खान पान रहन सहन में कोई दोष है। ये कुदरती बीमारी नहीं है, ये जीवन शैली के रोग है, खान पान रहन सहन के रोग, उनकी दवा शुरू ना करें। दवा शुरू कर रहे हो तो आप अपनी कमर खोलने की तैयारी कर रहे हो। दवा शुरू कभी इमरजेंसी में ले ली, पर खान पान का उपाय करें, तो जानकार लोगों से मिले, शरीर के अंदर गंदगी है उसकी सफाई करा दें और वो ठीक हो जाएगी। यहाँ लंबी लंबी शुगर ठीक हो जाएगी, 30 साल की शुगर, 30 साल के ब्लड प्रेशर निकल जाए, ठीक हो जाए। तो ख्याल रखें, भोजन से खाने पीने से ठीक हो जाए। यदि शुरुआत में आप समझ जाएंगे तो ये होंगे, यदि होने लगे, जैसे आप ब्लड प्रेशर की दवा खाने लगोगे उसका असर किडनी पे आने लगे। ब्रेन हेमरेज का बड़ा कारण ये है कि ब्लड प्रेशर की आप दवा खा रहे हो और वो दवा काम नहीं करती, उसके साइड इफेक्ट इतने आ जाए, आपका मस्त दिमाग की नस पड़ जाए, पैरालाइज हो जाए। ये आपको ब्लड प्रेशर का लापरवाही थी, आप दवा नहीं खाते थे, या कभी खाली कभी छोटी, ब्लड प्रेशर हाई चलेगा, आपको अंदाजा हो गया, ना पाए ठीक से अटैक आ गया। मैं डरा नहीं रहा,
लेकिन हमको बचना चाहिए, इसको खान पान रहन सहन से काबू करना चाहिए, दवा बनाना है, जीवन शैली को बदलें, एक्सरसाइज करें, पेट साफ रखें, शरीर को सफाई करें, बॉडी को डिटॉक्स करें। तो इस समय पूरी सभ्यता में लीवर पे और किडनी पे ज्यादा दबाव आ रहा है। तो किडनी के बहुत उपाय हैं, मैं ट्रीटमेंट देना चाहूँगा, लंबा हो जाएगा। हल्का भोजन ले, जब हमारा लीवर कमजोर हो तो भारी भोजन को छोड़ देते देखिए, पूरी पकवान हलवा इसको छोड़ के सादा भोजन ले, हरी सब्जियां ले। और यहाँ कई चीजें हैं, जैसा मान लो आपका ब्लूप्रिंट बढ़ जाए, उसका टेस्ट ये ब्लूप्रिंट बढ़ गया, आता है इंडिकेटर इतना हो गया इतना हो गया। और एक यहाँ घास है जिसका नाम है भुई आंवला, गजब का है भुई आंवला, भूमि आंवला, छोटा सा पौधा होता है, तभी हो जाएगा, उसके पत्ते के जैसे आंवले होते हैं, बड़े आंवले के, उनके छोटे छोटे दाने से होते हैं, बहुत हरे हरे से, पत्ती के नीचे सैकड़ों। इसको 1000 दाना बोलता है, वो 100 दाना बोलेगा, कहीं से 1000 दाना बोले, कहीं 100 दाना बोले, कहीं भूमि आंवला बोले, कहीं भूमि आंवला बोले। यहाँ बहुत खड़ा देंगे, की तरह खड़ा दिखा देंगे। उसके थोड़े से पत्ते तोड़ो, 10 ग्राम घोलो और पीस लो। उसमें किसी शरीर में सूजन वूजन हो गई हाथों में तो पुनर्नवा के 2-4 पत्ते डाल दो, या पेशाब साफ ना हो तो पुनर्नवा के 2-4 पत्ते डाल दो। और थोड़ा सा एलोवेरा, खाने वाला मीठा वाला, स्वादिष्ट अच्छे वाला क्वालिटी का 1 चम्मच एलोवेरा डाल दो, मिला के इसको ले लो। हाँ, गिलो थोड़ा, 1 किलो मोटी गिलो हो, छोटी हरी ना हो, गिलो पुरानी हो, मोटी सी गिलो का टुकड़ा, उसे काट के पीस कर कूट के उसमें डाल दो। इतना डाल दोगे आप तो गजब का, ये 5-7 दिन ले लो सुबह सुबह, तो लीवर का आपका जल्दी ठीक हो जाए। खाने का थोड़ा ख्याल रखें। यहाँ वाला भूमि वाला काफी कड़वा है, पहाड़ वाला जो है आराम से खा सकते। यहाँ वाला भूमि वाला कड़वा है, नहीं मुझे लगा कि एलोवेरा छोड़ भी सको, कम से कम भुई आंवला गिलो 2 का पीस के ले लें या काढ़ा बना के। अमरूद की बहुत चीजें इस तरह विस्तार में और बताएं के बाद। मलेरिया मैंने कहा एलोपैथिक दवा लेनी, मलेरिया में एलोपैथिक दवा सबसे प्रभावी। एपिलेप्सी के प्रॉपर ट्रीटमेंट है क्या? एपिलेप्सी की लंबी कहानी है, हमें लगता था हफ्ता ही ट्रीटमेंट, पर हमारे यहाँ कई बुजुर्ग आए, बड़ी उम्र के लोग आए। उनमें एक है हरियाणा को के जम्मू कश्मीर जम्मू के, उसका नाम क्या है, रूपचंद, हाँ रूप जी बोलते हैं उनको। वो बचपन में पोलियो हो गया था, फिर उनको एपिलेप्सी, थोड़ी आयु बचपन में उनको एपिलेप्सी होता, फिर ये दौरे आने लगे और लंबे समय से दवा खा रहे। उम्र भी शायद उनके 76-77 साल की होगी। तो यहाँ एक शर्मा जी से पूछा उन्होंने कि ये एपिलेप्सी का मुझे इलाज है क्या, कि इतने जन्म से खा रहे हो आप, अब इलाज तो बचपन में इसका कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन इतना है आप इसका एक शोधन कराओगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। तो जब यहाँ आए थे उसके पहले खड़ा रहे आंदोलन का, आदमी देश भर में आप घूमते रहते हैं, इसलिए मेरे घूमने का शौक था, मीटिंग में जाना, आंदोलन करना, चर्चा करना, बातचीत करने का, आंदोलन से जुड़े हो, नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल मूवमेंट से। तो बहुत उदास ही आ गई, चलना फिरना बंद हो गया, मतलब वीकनेस आ गई शरीर में। तो हमने उनको रखा, 10 दिन रखा, लगा आराम हो रहा मुझे, फिर मैं महीने के लिए आएगा, महीने के लिए आए, बहुत बढ़िया चल गया। तो उनका 2-3 साल बढ़िया गुजर गए। अब तो उन्होंने नियम बना लिया, हर साल आने यहाँ और अपना 10 दिन का, 2 साल में तो आ जाएंगे 10 दिन के लिए, और ठीक होकर बढ़िया काम कर रहे, फिट है। तो दवा कम होगी, एपिलेप्सी मात्रा कम होगी, हम रिस्क लेते, एलोपैथ में दौरा आ जाएगा, तो हम कहते दवा ठीक करें, फिर एपिलेप्सी में बहुत लोग आए हैं, हमने दवा बंद नहीं करी, रिस्क नहीं लिया, फिर दौरा ना आ, दुर्घटना ना हो जाए, तो थोड़ी दवा की मात्रा डॉक्टर की राय से कम कर ली और दवा खिलाते रहे, इलाज किया। और किडनी के बारे में बताओ, किडनी के बारे में तो किडनी समय पर आ जाए, खान पान का ख्याल रखते हैं, किडनी में डाइट को फॉलो नहीं कर पा रहे, जैसे सिग्नल मिले किडनी थोड़ा बढ़ जाए, इसका एक माँ को किडनी बढ़ गया तो थोड़ा सा बढ़ जाए तो इसका तुरंत उपाय कर ले, तो समझ जाए, और नेचुरल डायलिसिस के रास्ते निकालने पड़ेंगे। तो हॉट फूड बात जो है ना घर में नियमित कर लेंगे। एक तो ये किडनी को, मतलब इसको क्या नाम, किडनी के लिए ठीक है, नेचुरल वो है तरह का डायलिसिस है, पेशाब को सफाई, शरीर की जो सफाई करते हैं, तो पेशाब में तो आप क्या करें ना, डायलिसिस से क्या करें, डायलिसिस क्या करेंगे आप, पेशाब पूरी मात्रा में निकलता, दूसरा अंदर ठीक से पेशाब नहीं आ रहा,
किडनी पे लोड पड़ रहा, तो सफाई कर देंगे, डायलिसिस एक तरह सफाई कर रहा, और वो 5 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन तो व्यक्ति के ऊपर उतना दिन चल जा। तो एक तो ये हॉट फूड बात डायलिसिस है। एक और करते हैं उसको एक नाम क्या दिया उसको, एक टब है, टब में यहाँ तक पानी भर लेंगे, पैर फैल जाए, पूरा लंबा भी आता है, यहाँ तक पानी भर के उसको कराते हैं। हाँ, उसको भी क्या नाम, टेक्निकल नाम कटी स्नान थोड़ा ज़्यादा है, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा। अपने पास वो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ, जरूरत पड़ती है, वो हर इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले में 50-60 हज़ार रुपये से खर्च करे मैंने उसमें, वो भी रख रखा, पर हमने नेचुरल रास्ते ढूंढ लिए इसके। तो 2 रास्ते, पूरा टब आता है, उसमें लेट लो और यहाँ तक पानी आ जाए और पैर पूरा रहे, जितना चेस्ट सीधा रहती है, उसको आधा घंटा 1 घंटा कराते हैं रोज। यहाँ से करके इलाज रोज हो जाए या 2-3 दिन बाद छोड़ के हो जाए। एक तो ये करे, खाने में खा ले। हफ्ते में 3 बार चलता हूँ तो उसकी कंडीशन आने जाने जिसका डायलिसिस 2-3 साल से चल रहा, उसमें फिर मुश्किल पड़ता है, उसमें हाथ नहीं लगाते, क्योंकि आदत सही नहीं थी, उसने किडनी ने काम करना बंद कर दिया ना। जब बाहर से काम होने लगा, जब आप डायलिसिस कराने लगे ना, पहले जब तक आपने डायलिसिस शुरू किया जोर लगा दी किडनी, प्रयास तो कर रही थी ना, एक्टिव तो थी ना वो। अब धीरे धीरे जब आपने डायलिसिस शुरू करा दिया तो किडनी का काम बंद होने लगा, आप वो काम मशीन से लेने लगे, तो फिर प्रभावी इलाज देर लगती है। हम भी इस तरह से बचे हैं, हमारी तो सीमा है ना, अपनी सीमा को पहचानते हैं। मेरे ख्याल समय इसके बाद में बात पूछेंगे। मैं ही हूँ, क्या मैं बीमारी की बात करूँगा, कौन कौन सी बीमारी को कैसे ठीक कर रहे हैं।